call detailed records as one of the electronic evidences is not admissible in court of law without having a statutory certificate as required under section 65B of Evidence Act. Call detailed record is one of the electronic evidences. आज के समय में जो प्रकृति है साक्ष्य की, वो तीन तरीके के साक्ष्य हो सकते हैं. ओरल साक्ष्य, जो कि मौखिक तौर पे जो आपके साक्ष्य होते हैं किसी मुकदमे में या किसी केस में. दूसरे जो साक्ष्य होते हैं वो इन राइटिंग या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होते हैं. और तीसरे प्रकृति का जो एक साक्ष्य है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में हो सकता है. और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो एविडेंस होते हैं उसमें आपकी कॉल डिटेल्स जो होती हैं वो हो सकता है, व्हाट्सएप की आपकी चैटिंग या डिटेल्स जो आप रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप से या वॉइस कॉलिंग करते हैं, उसी तरीके से ईमेल जो आप भेजते हैं. तो इस तरीके के जो साक्ष्य या एविडेंस होते हैं ये एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए या उसको कोर्ट में साबित करने के लिए एक मैंडेटरी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, जो विधायी सर्टिफिकेशन या प्रमाण पत्र होता है उस साक्ष्य के ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए या उसकी जेन्युइनिटी को या फिर उसके वेरिसिटी को प्रूफ करने के लिए या साबित करने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो धारा 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रिक्वायर्ड होता है. इसी से संबंधित रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड वेरी लैंडमार्क जजमेंट एंड reiterated the ratio which has already been decided are observed in earlier cases. In the case of Puran Mal versus State of Rajasthan 2006, it has been held by the Supreme Court that the evidence which is called detailed record, which is one of the digital or electronic evidences, if prosecution is willing to prove such called detailed record, then there is requirement of statutory certificate under section 65B, and without having such certificate, such evidence is not admissible in the court of law. And if without having such certificate, if such evidence is taken into consideration and order is passed up based upon such consideration, then that order is illegal, perverse and against the statutory requirement. तो आज हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, पूरन मल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल बियरिंग नंबर 1977 ऑफ 2016. इसके जो तथ्य थे उसको समझेंगे. उसके बाद इसमें जो कानूनी बिंदु इन्वॉल्व थे, जो इसमें लीगल क्वेश्चंस थे, उसको समझेंगे. और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अपनी टिप्पणी की है या अपना जो कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है या रेशियो ऑफ द केस जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे. और साथ साथ में हम चर्चा करेंगे 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाता है, और 65B के तहत जो प्रावधान है उसको समझेंगे. तो पहले तो हम इसके अगर तथ्य को समझें तो इसमें दो लोगों का कन्विक्शन होता है, दो लोगों को दोषी ठहराया जाता है विचारण न्यायालय के द्वारा. और ये दो लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं, जो आरोप लगता है, वो 302 का होता है. साथ में धारा 34 जो साथ में कॉमन इंटेंशन या एक समान मंशा के तहत की गई हत्या से संबंधित एक FIR के संबंध में प्रोसिक्यूशन होता है इनका. और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है. इनको जो पनिशमेंट अवार्ड होता है दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ. और उसके बाद जब इनको विचारण न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की, तो उस आदेश को चुनौती दी जाती है आपराधिक अपील में माननीय उच्च न्यायालय. ये राजस्थान का मैटर है, तो इसमें जो जोधपुर बेंच है राजस्थान की, वहां पर इसको चुनौती दी जाती है. लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट एट जोधपुर वो उस आदेश को जो विचारण न्यायालय ने दिया था, जो ट्रायल कोर्ट ने इनको पनिशमेंट दिया था, उसको अफर्म करते हैं. उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा. और उस आदेश को फर्दर चुनौती दी जाती है वन ऑफ द को एक्यूज्ड. इसमें जो
लाडू लाल है, इन्होंने एक एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, लेकिन सेम जो एसएलपी है वो इन लिमाइन सेम वाज डिसमिस्ड, शुरुआत में ही उसको खारिज कर दिया जाता है। बाद में जो सेकंड जो एक्यूज्ड होता है, को एक्यूज्ड होता है, वो पूरन मल, ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट by way of filing criminal appeal challenging the order passed by the trial court as well as the order passed by the honorable हाई कोर्ट। उसके बाद जब इसको चुनौती दी जाती है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु या कानूनी बिंदु शामिल होता है, और इसमें साक्ष्य के एडमिसिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है कि जिस साक्ष्य के आधार पर इनको दोषी ठहराया गया है या इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, एक्चुअल में वो साक्ष्य का जो स्वीकारोक्ति है कोर्ट के द्वारा वो गलत है, एंड विच इज कंट्रेरी टू द प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एज सेक्शन 65B। इसमें यह कहा जाता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एविडेंसरी इशू बिफोर द कोर्ट रिलेटेड टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड कंप्लायंस विद सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसमें जो लीगल क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें 4 मुख्य बिंदु के आधार पर 4 क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड, एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। पहला क्वेश्चन ये था कि वेदर कन्विक्शन ऑफ द अपीलांट कुड बी सस्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन द केस। क्या इनको दोषी ठहराया जाना है, क्या सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसके आधार पर सस्टेन करेगा या बना रह सकता है, बरकरार रह सकता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, वेदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच एज कॉल रिकॉर्डिंग्स आर डिजिटल एविडेंस वाज एडमिसिबल विदाउट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 65B(4) ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये कहा जाता है कि इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, क्या ये एडमिसिबल है इवन विदाउट हैविंग द स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 65B क्लॉज 4 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, whether non-compliance with section 65B certification requirements renders the electronic evidence inadmissible in the law। अगर आप जो 65B है उसका जो प्रावधान है उसका नॉन कंप्लायंस या उसका अनुपालन ना किया जाना इस तरीके के जो साक्ष्य है उसके स्वीकारोक्ति को गलत ठहराता है, गैर कानूनी कर देता है। थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ, वेदर द प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव्ड द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडमिसिबल एविडेंस। क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना केस, जो कि रिक्वायरमेंट है क्रिमिनल लॉ में कि अगर कोई जो अभियोजन है अगर उसको अपने केस को साबित करना है, देन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको साबित करना होगा कि जो आरोपी है वही गुनहगार है और उन्हीं को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। क्या प्रोसिक्यूशन ने इस तरीके के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए या उसको उस पर रिलायंस प्लेस करते हुए जो एविडेंस को एडमिसिबल बनाया, क्या वो सही है? क्या उनका केस इस तरीके के एविडेंस के आधार पर जो डिसाइड हुआ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया है, प्रोसिक्यूशन ने अपने ओनर्स को डिस्चार्ज किया है या नहीं, जो उसका उत्तरदायित्व है कि अपने केस को साक्ष्यों के माध्यम से साबित करे कोर्ट में। तो ये 4 क्वेश्चन थे। इसके ऊपर जो रेशियो है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो कानून का सिद्धांत है, उसमें पहली चीज जो इसमें पहला जो पॉइंट है वो समझना है कि सेक्शन 65B सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। पहली चीज कोर्ट ने यह कहा कि जो धारा 65B के आधार पर एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। इससे अलग जाकर के प्रोसिक्यूशन अपने केस को इस तरीके के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए साबित नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सच एज कॉल रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल फाइल्स, CCTV footage or electronic documents is admissible only if accompanied by a valid certificate under section 65B(4) of Evidence Act. Without such certification, the electronic evidence cannot be read in evidence. ये कोर्ट ने एक कानून, एक प्रिंसिपल ले डाउन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि if the prosecution is willing to prove its case on the basis of digital evidence, for example CCTV footage, digital files, call detail records or electronic documents, then the certificate which is required under section 65B of Evidence Act is mandatory, and without such certification the evidence cannot be read in एज पर सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट। ये एक प्रिंसिपल ले डाउन किया। अब इसमें 65B के सर्टिफिकेट को समझना है।
तो इसमें 65B जो सेक्शन है वो इस तरीके के सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट बताता है कब, जब आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में क्या क्या आ सकता है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, फोन से जो आप बातचीत करते हैं उसकी डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, कंप्यूटर प्रिंटआउट्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव डेटा। ये सारे जो एविडेंस हैं या साक्ष्य हैं, इसको डिजिटल एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाता है। और इन एविडेंसेस पे अगर आपको विश्वास करना है या कोर्ट में इसको साबित करना है, तो यहां पर 65B का सर्टिफिकेट आवश्यक है, और बिना इसके इस तरीके का साक्ष्य एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। दिस रिक्वायरमेंट वाज क्लैरिफाइड बाय द कोर्ट इन अनवर पीबी वर्सेस पीके बशीर। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसी के प्रिंसिपल को रिटरेट किया गया, पुनः से दोहराया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्लियर एक केस में डिसाइड किया गया था इस बिंदु को, उसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए उसको फिर से रिटरेट किया है इस केस में। अब यहां पर हु इश्यूज द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, तो ये कहता है कि द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय अ पर्सन who is in charge of the computer ऑब्लिक device or management of the electronic record। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मोबाइल से कोई कॉल रिकॉर्डिंग को हमको प्रूफ करना है कोर्ट में, तो हम अगर अपने फोन के मालिक हैं, आई एम ओनर ऑफ द मोबाइल फोन और आई एम इन चार्ज ऑफ द मोबाइल फोन एंड मोबाइल फोन इज इन माई कस्टडी, तो हम वो व्यक्ति होंगे जो ये एक सर्टिफिकेट बना करके देंगे कि इससे निकाली गई जो डेटा है, चाहे वो चैट हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, वो सही है, उसमें किसी भी तरीके का टेम्परिंग नहीं है, और इस डिवाइस के हम लॉफुल ओनर हैं या लॉफुल हम कस्टोडियन हैं, तो इससे जो डेटा दिया जा रहा है वो जेन्युइन है, उसमें किसी भी तरीके का टेम्परिंग नहीं है। और इस तरीके का जब हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो हमारा एग्जामिनेशन या परीक्षण दौरान विचारण कोर्ट में भी होता है, और हम वो पर्सन होते हैं जो सर्टिफिकेट 16B का इशू करते हैं। मतलब कि अगर कंप्यूटर है तो हम अगर कंप्यूटर के लॉफुल ओनर हैं या हम कस्टोडियन या इंचार्ज हैं उस डिवाइस के, तो हमको वो पावर है कि 65B का सर्टिफिकेट इशू कर पाए। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अलग अलग कैटेगरी के जो इसमें साक्ष्य होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, उसमें सीसीटीवी फुटेज, तो उस केस में कौन इशू कर सकता है, आईटी ऑफिसर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ऑफिस। सपोज दैट अगर किसी भी ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज अगर निकाला गया है सीसीटीवी कैमरे के डिवाइस से, तो उसका जो ऑफिस का मैनेजर होगा या उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, वो लॉफुल पर्सन है हु कैन इशू सच सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B। उसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन का ओनर या टेलीकॉम कंपनी, ये दो लोग ऐसे पर्सन हैं जो 65B का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल रिकॉर्ड, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या कंपनी आईटी ऑफिसर। उसी तरीके से व्हाट्सएप चैट, पर्सन हु ओन्स द फोन आर एक्सट्रैक्टेड द डेटा, लॉफुली जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है या जो पर्सन उस मोबाइल फोन का मालिक है या ओनर है, ऐसे लोग 65B का ये लोग इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं 65B के सर्टिफिकेट में, तो ये क्या क्या चीजें कंटेन करती हैं। पहली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पहली चीज तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पहचान किया जाना, इसका आइडेंटिफिकेशन हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवाइस एंड कंप्यूटर यूज्ड, अगर मोबाइल फोन है तो उसका डिस्क्रिप्शन किस कंपनी का फोन है, और उसके उसके डिस्क्रिप्शन में कि हु इज ओनर ऑफ द मोबाइल फोन, इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मेथड। कंफर्मेशन दैट द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, ये आप बताएंगे कि कंप्यूटर जिस समय पे ये रिकॉर्ड निकाला गया उस समय प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा था, उसमें कोई गलती नहीं थी या उसमें किसी भी तरीके की ग्लिच नहीं थी। स्टेटमेंट दैट द कॉपी इज ट्रू एंड एक्यूरेट, ये आपको स्टेटमेंट देना होगा जो पर्सन इशू कर रहा है कि जो कॉपी वो दे रहा है वो एक्यूरेट है और वो सही है, उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब इस तरीके से 65B के सर्टिफिकेट को हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल को जो ले डाउन किया गया पूरन केस में, पूरनमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। पहला तो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है 65B का। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मस्ट फुलफिल स्टैट्यूटरी कंडीशंस। अब यहां पर इस तरीके का जो डिजिटल रिकॉर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो जो विधायी शर्तें हैं उसको पूरा करे। फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, द डिवाइस प्रोड्यूसिंग द रिकॉर्ड मस्ट बी आइडेंटिफाइड।
द मैनर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, a certificate must confirm authenticity of the record, reliability of the device and integrity of the data. ये सारी चीजें उसमें पर्टिकुलर्स होने चाहिए. थर्ड, फेल्योर टू कंप्लाई मेक्स एविडेंस इनएडमिसिबल. अगर इन चीजों का अनुपालन नहीं होता है तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है या इस तरीके का जो साक्ष्य है वो अस्वीकार्य किया जाएगा और वो एज पर लॉ नहीं होगा. और इस तरीके का जो एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इस पर कोर्ट रिलाई नहीं करेगी. फोर्थ, कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इनएडमिसिबल एविडेंस. और अगर 65B का सर्टिफिकेट नहीं है या सर्टिफिकेट है लेकिन वो कंप्लायंसेस नहीं है जो रिक्वायर्ड है 65B में, तो वो साक्ष्य इनएडमिसिबल है. और अगर वो साक्ष्य अस्वीकार्य है या इनएडमिसिबल है तो उसके बेसिस पर कोई कन्विक्शन या किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ये कोर्ट ने कहा. और कोर्ट ने इसमें जो अपील है उसको अलाउ किया और जो उसका दोष सिद्धि का जो आदेश था उसको सेट असाइड किया और कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है या विचारण न्यायालय है या ऑनरेबल उच्च जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है राजस्थान की, उसके द्वारा एक कानूनी त्रुटि हुई है, इट इज एरर ऑफ लॉ. और अगर 65B का सर्टिफिकेट नहीं था, इसमें एक और एलिमेंट था इस केस का, एक और फैक्ट है कि इसमें टेस्टिमनी हुई थी उस टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉई से कि ये जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड को रिलाई किया जा रहा है उसकी टेस्टिमनी के बाद भी कोर्ट ने कहा कि ओरल जो आपकी जो ओरल आपका बयान है वो 65B के सर्टिफिकेट को पास नहीं, मतलब उसको प्रिवेल उसके ऊपर नहीं करेगा, ना उसको उसके ऊपर उसको ज्यादा रीड किया जाएगा, बल्कि जो 65B का सर्टिफिकेट है दैट इज मैंडेटरी. इंस्टेड देयर इज ओरल एविडेंस और ओरल स्टेटमेंट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज एम्प्लॉई जो कि उससे संबंधित मैनेजर था, उसके ओरल एविडेंस के बाद भी कोर्ट ने कहा कि 65B का सर्टिफिकेट आप उसको बाईपास नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है. एंड सच सर्टिफिकेट कैन बी कोरोबरेटेड बाय एनी ओरल एविडेंस और ओरल स्टेटमेंट. तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम समझ सकते हैं कि 65B का जो सर्टिफिकेट है वो महत्वपूर्ण है. किसी भी डिजिटल जो एविडेंस है या डिजिटल रिकॉर्ड को जो रिलाई करता है प्रोसिक्यूशन या जो लोग भी उस पर विश्वास करते हैं या अपने तौर पर उसको साबित करना चाहते हैं, तो साक्ष्य अधिनियम का जो 65B का एक रिक्वायरमेंट है उसको आवश्यक है और वो मैंडेटरी है उसका कंप्लायंस. अगर उसका कंप्लायंस नहीं होता है तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. और इस तरीके के एविडेंस पे अगर कोई सजा सुनाई गई है किसी को तो वो भी सजा सस्टेन नहीं करेगी कोर्ट. फर्दर जब आप आगे उसका एग्जामिनेशन होगा या लॉ के आइज में वो इस तरीके की सजा गैर कानूनी है या एरर ऑफ लॉ माना जाता है. तो इस तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं.